कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन बड़ी मुश्किल का सबब बन सकते हैं। गुवाहाटी के पान बाजार थाने में राहुल गांधी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, उसमें राहुल गांधी सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं हो सकते बल्कि जेल भी जा सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर मोनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है, वो गैर जमानती और गंभीर धाराओं में है। राहुल गांधी ने दिल्ली के कोटला रोड स्थित कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन के उद्घाटन पर कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। इसी बयान ने राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी की है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ने वाले बयान पर मोनजीत चेतिया ने बीएनएस की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत केस दर्ज कराया है। ये दोनों ही धाराएं संज्ञेय और गैर जमानती है। इन धाराओं में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के काम के तहत केस दर्ज होता है। गुवाहाटी पुलिस जब कोर्ट में एफआईआर पेश करेगी तो राहुल गांधी को वहां पेश होना होगा और फिर कोर्ट ही यह फैसला लेगी कि इस तरह का बयान देने पर क्या राहुल गांधी को जमानत देते हुए आगे सुनवाई की जाए या फिर उनको जेल भेजा जाए। दरअसल एफआईआर में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा को पार करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा किया। एफआईआर में आगे कहा गया है कि भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई घोषित कर राहुल गांधी ने जानबूझकर जनता के बीच विध्वंसकारी गतिविधियों और विद्रोह को भड़काने की कोशिश की। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में यह भी कहा गया है कि यह राज्य के अधिकार को न मानने की कोशिश है। इससे खतरनाक नैरेटिव तैयार हो सकता है। एफआईआर में आगे लिखा गया है कि राहुल गांधी का बयान अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता है। मोनजीत चेतिया का आरोप है कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा बनाए रखना है, लेकिन उन्होंने झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मंच का दुरुपयोग किया। बता दें कि राहुल गांधी पहले ही सावरकर और मोदी सरनेम मामले में मानहानि मुकदमों का सामना कर रहे हैं। मोदी सरनेम वाले मामले में गुजरात की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनको सजा भी सुनाई थी, जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने पर सजा पर स्टे लगा था। राहुल गांधी राफेल मामले में गलत बयानबाजी के कारण सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार माफी मांग चुके हैं। कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख को भारत की सच्ची आजादी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम सिर्फ भाजपा आरएसएस ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। राहुल पर लगाई गई धाराएं बेहद गंभीर है। क्या कहना है आपका इस मामले में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक और बड़े नेता उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। विधायक सतीश चौहान ने एनसीपी एसपी को अपना इस्तीफा दे दिया है। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक सतीश चौहान शनिवार को अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होंगे। सतीश चौहान विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ गए थे। उस वक्त विधायक सतीश चौहान को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन एनसीपी ने वापस ले लिया है और शनिवार को फिर से अजीत पवार की पार्टी में एंट्री हो गई है। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, एनसीपी और महायुति सरकार की छवि खराब करने के इरादे से पार्टी विरोधी रुख अपनाने के लिए सतीश चौहान को 15 अक्टूबर 2024 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। सतीश चौहान ने 13 जनवरी 2025 को एनसीपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के मिशन और नीति पर भरोसा जताते हुए ईमानदारी से काम करने की बात कही है। ऐसे में उनका 6 साल का निलंबन वापस लिया जा रहा है। सतीश भानुदास राव चौहान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। 1977 से उन्होंने स्वर्गीय ए वसंतराव काले के साथ अलग अलग आंदोलनों में काम किया था। वह 1984 से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2008 से वे एनसीपी से मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं।
उन्होंने सरकार की विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में भी काम किया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट काउंसिल के सीनेट के सदस्य के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में वे विधान परिषद की अध्यक्ष समिति के सदस्य हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग के सदस्य, परभणी में वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यकारी सदस्य हैं। साथ ही औरंगाबाद में मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल संगठन के महासचिव हैं। सतीश चौहान मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक है। 1977 से उन्होंने स्वर्गीय वसंतराव काले के साथ विभिन्न आंदोलनों में काम किया। वह 1984 से राजनीति में सक्रिय है। 2008 से वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद के सीनेट सदस्य के रूप में भी काम किया है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और आगे की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले के मामले में अब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। पार्टी ने विपक्ष से हिंदुओं को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने रविवार को ही साफ किया है कि अभिनेता के घर में घुसपैठ और हमला करने वाला बांग्लादेशी नागरिक है। आरोपी को 5 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय ने लिखा, मुंबई पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश का है और अवैध प्रवासी है। उसने हिंदू पहचान रख ली थी। उन्होंने आगे लिखा, अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करने वाली कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत इंडी अलायंस की कई राजनीतिक पार्टियों ने इस घटना में सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश की। उन्हें हिंदुओं को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं से पहले शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा था कि अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। उन्होंने एक्स पर कहा था कि मुंबई में एक और हाई प्रोफाइल शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। यह शर्मनाक है। सैफ अली खान पर हमला मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करता है। ऐसी कई घटनाएं हुई है जिनसे पता चलता है कि बड़े नामों को निशाना बनाकर मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी जी के परिवार को उनकी चौंकाने वाली हत्या के बाद अभी भी न्याय का इंतजार है। सलमान खान को बुलेट प्रूफ घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सैफ अली खान है। यह सभी घटनाएं बांद्रा में हुई है। यह एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा मशहूर हस्तियां रहती हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। सैफ अली खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मुंबई की एक वारदात ने रविवार को सैफ अली खान पर हमला मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश से संबंधित अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज नहीं किया जा सकता। पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित हमलावर बांग्लादेशी नागरिक है और उसके कृत्य के पीछे के मकसद का पता लगाने की जरूरत है। पुलिस ने अदालत में यह भी कहा है कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि इस मामले का संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से है या नहीं। हालांकि बचाव पक्ष के वकील संदीप डी शेर खाने ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल कई वर्षों से देश में रह रहा है और उसके पास देश में रहने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसका परिवार ही भारत में रह रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभिनेता सैफ अली खान की मौजूदगी के कारण इस मामले को तूल दिया गया है। हालांकि पुलिस ने यह कहते हुए 14 दिन की हिरासत की मांग की कि मामला सिर्फ एक अभिनेता के बारे में नहीं बल्कि इसमें एक क्रूर हमला शामिल है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जांच प्राथमिक चरण में है। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि हमले में खान को गंभीर चोटें आई, जिसमें चाकू के ब्लेड के एक हिस्से का उनके शरीर में धंसना शामिल है। पुलिस ने अदालत को बताया कि चाकू 3 हिस्सों में टूट गया, जिसके 2 हिस्से मिल गए हैं, जबकि तीसरा हिस्सा आरोपी से बरामद किया जाना बाकी है।
पुलिस ने कहा कि घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उन पर खून के धब्बे होंगे और जांच के हिस्से के रूप में ये कपड़े जब्त करने की जरूरत है। जांच अधिकारी ने कहा यह पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है कि पुलिस कि आरोपी अभिनेता के घर में कैसे दाखिल हुआ और हमले के पीछे का मकसद क्या था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो सीरियस नजर आ रहा है, लेकिन लोकल नेताओं में जोश कम दिख रहा है। राहुल गांधी की चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार हो चुकी है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल है। कांग्रेस की स्थानीय नेताओं के साथ सोमवार को राहुल और प्रियंका की ऑनलाइन मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इसकी चर्चा कांग्रेस के अंदर खूब हो रही है। राहुल गांधी की जनसभाएं बुधवार 22 जनवरी से दिल्ली में एक बार फिर से शुरू होने वाली है। वैसे तो शीलमपुर में राहुल ने पहली जनसभा की थी, लेकिन उसके बाद रैलियों में ब्रेक लगा हुआ था। मीटिंग में यह भी बात उठी कि अलग अलग राज्यों और वर्गों से आने वाले नेता अभी तक दिल्ली में कोई सभा क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका पर निर्भर रहना कितना सही है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए, वह भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मीटिंग कुछ ही मिनट की ही थी, लेकिन उसमें सभी कांग्रेस नेताओं को अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए निर्देश दिए गए। इस रणनीति से जुड़ी मीटिंग में कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में लोकल नेताओं को यह भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका भी रास्ता ढूंढना होगा। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए जो घोषणा की गई है वह दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिलवा सकती है। इसी हफ्ते राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में शुरू हो रही है। इन रैलियों के जरिए पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। बुधवार यानी 22 जनवरी को सबसे पहले सदर बाजार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनसभा करेंगे। सदर बाजार में मुस्लिम वोटरों के साथ दलित और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है। 23 जनवरी को मुस्लिम मोहल्ले मुस्तफाबाद में राहुल की रैली रखी गई है। राहुल अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत पड़ोस के शीलमपुर में पहले ही कर चुके हैं। 24 जनवरी को राहुल गांधी की रैली मादीपुर में होगी, जो कि अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है, लेकिन यहां पर सिख आबादी भी काफी ज्यादा है, जिस पर कांग्रेस की नजर है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।